स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ। एक बिजली के पोल से करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और ऋषिकेश जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी इस दौरान दिए। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान इस दौरान किया गया। वहीं इस हादसे के बाद कांग्रेस ने देवभूमि के धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ से कोहराम, किसकी लापरवाही से श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। हादसे को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। भीड़ प्रबंधन में चूक पड़ी भारी, बोले करण माहरा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार सुबह भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोग हादसे में 11 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर मार्ग पर भारी भीड़ के बीच ये अफवाह फैल गई कि मंदिर के पास के एक पोल में शॉर्ट सर्किट से करंट उतर आया है, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग हादसे के शिकार हो गए। भगदड़ की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। सीएम धामी ने सभी घायलों के इलाज को लेकर डॉक्टरों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ऋषिकेश एम्स भी गए और हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही घायलों को उनके घर तक भिजवाने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हादसे के मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मनसा देवी में भीड़ प्रबंधन को लेकर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था। कांग्रेस ने भी हादसे को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। मनसा देवी की घटना में भी जो देखने में आ रहा प्रशासनिक चूक के रूप में मैं देखता हूँ। अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए थे और ये ध्यान नहीं रखा गया कि सैटरडे और संडे को सावन के बाद मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अमूमन पहले से देखने को आता था कि जो मंदिर कमेटियां थी वो भी अपने वॉलंटियर्स को लगा के रखती थी, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और नाकाफी इंतजामों की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन का इंतजाम करने का दावा किया जाता है, लेकिन दावों में चूक कितनी भारी पड़ सकती है, ये हरिद्वार हादसे में देखने को मिला है, जहां मनसा देवी मार्ग पर भगदड़ से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखना होगा कि जांच के बाद इस हादसे के दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी और देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
हरिद्वार की मनसा देवी मंदिर के रास्ते पर भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई और इस दुखद घटना पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आगे बढ़ेंगे। जहां मनसा देवी मार्ग पर हादसे मामले पर डीएम एसएसपी ने मौके का जायजा लिया। मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया। मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हुआ। मंदिर के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि हादसे के बाद मंदिर के द्वार थे उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मंदिर के द्वार को खोल दिया है और डीएम एसएसपी ने खुद जाके वहां पर मौके का जायजा लिया और अब सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम थे उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि मंदिर मार्ग पर अब लंबी पुलिस की तैनाती वहां पर की जाएगी। तो पुलिस व्यवस्था अब चाक चौबंद नजर आएगी। तो सुरक्षा के इंतजाम हालांकि पहले भी थे, लेकिन अब और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन के साथ हुई वार्ता के क्रम में संपूर्ण जो मेला के दौरान जो मनसा देवी के लिए जो यात्रा के लिए जो रूट है उसको वन वे की व्यवस्था अब लागू की जाएगी। उसी के अनुरूप हम लोगों का जो सुरक्षा प्रबंधन है वो किया जा रहा है। इसमें एक सीढ़ियों के माध्यम से लोगों को वापस एग्जिट निकाला जाएगा, बाकी जो रोड है उससे एंट्री ली जाएगी। इस तरीके से भी एक व्यवस्था हम लोगों के द्वारा बनाई गई है। अनावश्यक भीड़ की होने की स्थिति में तत्काल इसमें जो हमारे अतिरिक्त जो बल है उनको उनको रखा जा रहा है, ताकि जो भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल हम उसको रोक सकें। उसके लिए भी हम लोगों को अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। इसमें जो मनसा देवी ट्रस्ट है इनके साथ अभी वार्ता हुई है, उसके संबंध में जो भी आवश्यक हमारे पास जो सुरक्षा बल है उसको यहाँ पर लगाया जाए। देखिए, यहाँ पर अभी बैठक भी ली गई है और ट्रैफिक को हम या फिर श्रद्धालुओं के जो रास्ते हैं उसको कैसे और बेटर मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। हम लोग प्रयास करेंगे जो आज इंसिडेंट हुआ है वैसा कुछ इंसिडेंट आगे ना हो, तो उसके लिए क्या क्या सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में अप्रत्याशित भीड़ यहाँ पर एकदम से आ जाती है। और अभी जैसे कांवड़ सीज़न ख़त्म हुआ उसको अच्छे से मैनेज करने के बाद ऐसा एकदम से जब ये अफवाह फैली आज, इसके कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। वहाँ पे भी हमने जाकर देखा कि वहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, कि वहाँ पर किस तरीके से हुआ, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आज मंदिर समिति के साथ बैठ के और व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की गई। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि आज जिस तरीके से घटना के बाद दरवाजे बंद कर दिए गए थे, अभी कपाट खोल दिए गए, अभी क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको। जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो घायल लोग थे उनको मिलने पहुंचे हरिद्वार, उसके बाद एम्स ऋषिकेश मिलने गए थे। और मैं बताऊं आपको उसके बाद हरिद्वार एसएसपी और डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया था। उसके बाद जो महेंद्र रविंद्रपुरी हैं जो अध्यक्ष हैं उनके साथ एक बैठकर मीटिंग की है और किस तरह से इसको और बेहतर किया जाए उस पर चर्चा की गई है। और वहीं महेंद्र जो रविंद्रपुरी है जो जिसमें जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपए और जो मृतक हैं उनको 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरीके से अभी इंतजामात और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा के जो इंतजाम थे उन्हें और भी बढ़ा दिया गया, पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तो यही सवाल लोगों के मन में उठता है कि जब पता है कि वहां पर भीड़ ऐसे अचानक से उभरती है, वहां पर कम समय में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि वहां की जो जगह है वो भी सक्रिय है। तो ऐसे में पहले से अगर सुरक्षा व्यवस्था कायदे से की जाती, पहले से पुलिस की तैनाती वहां पर प्रॉपर तरीके से होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हो पाता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर पुलिस तैनाती वहां तो। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो है अतिक्रमण, क्योंकि वहां पे जो रोड है 15 फीट का, लेकिन जो दुकानें लगाई गई हैं उसके बाद जो रोड बचता है 4 फुट का रोड बचता है, उसमें यात्री जो भारी संख्या में वहां पर चलता है, कहीं ना कहीं मौत को दावत देने का कहीं एक ये वो है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से लगातार हरिद्वार जिलाधिकारी ने कहा कि आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो, उसको लेकर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो यहाँ पर एसएसपी है उन्होंने भी कहा कि सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी, आगे से इस तरह की कोई चूक नहीं की होगी। बिल्कुल सचिन, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से मंदिर के कपाट अभी खोल दिए गए हैं, सवाल बार बार यही उठता है कि अगर इसी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम पहले ही कर दिए जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और जो लोग इस पूरे घटना में जिनकी मौत हुई उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। आगे बढ़ते हैं। जहां मनसा देवी मंदिर हादसे के
पर सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए और साथ ही सीएम ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का फैसला भी लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस हादसे को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होने चाहिए जिससे ऐसे हादसों से बचा जा सके। अफवाह फैलने के कारण भगदड़ हुई, जिसमें लगभग 35 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे हरिद्वार से लेकर के 4 धाम उत्तराखंड के और तमाम मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। इनमें तमाम पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। इस तरह से अगर मंदिरों में भगदड़ मचेगी और लोगों की जान जाएगी तो ये बहुत चिंताजनक है। राज्य के शासन को, प्रशासन को और जो टेम्पल कमिटीज के मैनेजमेंट के लोग हैं, इनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में तीसरी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने वाला है और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। रामपुर रोड स्थित HN इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां मतगणना भी होगी। SDM राहुल शाह ने आज कॉलेज जाकर इंतजामों का जायजा लिया। हल्द्वानी ब्लॉक में कुल 197 बूथ बनाए गए। अब तक 60 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी। सभी बूथों पर जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है, तो 10 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान होगा। तो वहीं पोलिंग पार्टियों को भी इस दौरान रवाना कर दिया गया है। बता दें कि पंचायतों के 5033 पदों के लिए मतदान होना है, तो वहीं 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान देखने को मिले। तो वहीं बताते चले कि 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होने वाली है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दूसरे चरण का कल मतदान उत्तराखंड में होगा और उसको लेकर पोलिंग पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। 10 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान होने वाला है। इसको लेकर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान कर लिए गए हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना भी कर दिया गया है। पंचायतों में 5033 पदों के लिए मतदान होने वाले हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग सफलतापूर्वक हुई थी, सुरक्षात्मक ढंग से हुई थी और लगभग 70% के आसपास उस दिन वोटिंग भी की गई थी। तो मुख्यमंत्री की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, जिस तरीके से पहले चरण की वोटिंग हुई सफलतापूर्वक, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो वोटिंग होने वाली है वो भी अच्छी तरीके से हो और जो तैयारी है अभी फिलहाल वो पूरी हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कल 28 जुलाई को जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जो है कल होना है। 40 विकास खंडों में प्रदेश भर में जो चुनाव मतदान है वो होगा। लगभग आज जो है पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। लगभग 4433 ऐसी पोलिंग पार्टियां हैं जो अलग अलग जगहों पर रवाना कर दी गई है, क्योंकि देखिए मौसम खराब है और कई जगह रास्ते जो है लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाते हैं। इसीलिए पोलिंग पार्टियों को जो है एक दिन पहले ही वहां पर रवाना कर दिया गया है, क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं। ऐसे में ये पूरी उम्मीद है कि वोट प्रतिशत जो है इस बार बढ़ेगा, लेकिन अगर कल बारिश रहती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि देखिए बारिश अगर होती है तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें होती है पोलिंग बूथ तक पहुंचने में, क्योंकि जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले ही पहुंच गई। अगर ऐसे में अगर मतदाताओं को तुरंत क्योंकि देखिए 8 से 5 बजे तक का समय होता है और इस बीच अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसी के देखते हुए ये पहल भी की गई है निर्वाचन आयोग की ओर से कि जो आज मतदान नहीं कर पाएगा उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि वो 30 जुलाई को मतदान कर पाएगा। अगर कहीं पे सड़क बंद हो जाती है बारिश के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, और जो मतदान नहीं कर पाता है तो वो 30 जुलाई को मतदान कर पाएगा। मतदान हुआ था उसमें भी यही कहा गया था कि जो लोग मतदान नहीं कर पाए वो 28 को कर सकते हैं, यानी कि प्लान बी रेडी था। अब प्लान सी भी
बता दिया गया है कि अगर जो 28 तारीख को नहीं कर पाएंगे वो 30 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लगातार आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है, बारिश होने की कल भी संभावना है, कहीं ना कहीं भूस्खलन की तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती हैं, तो उन रास्तों का क्या, वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि देखिए लोग ज्यादा पहुंचते हैं और पहुंचे भी और उन्हें कोई परेशानी भी ना हो, उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए जो 24 तारीख को मतदान नहीं कर पाए थे वो कल मतदान कर पाएंगे और जो कल नहीं कर पाएंगे वो 30 जुलाई को कर पाएंगे। अगर बात करें हम मौसम विभाग की तो देखिए अलर्ट जारी किया गया था और आज भी जो है देहरादून समेत कई पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई है और कई मिलीमीटर जो बारिश का वो है लेवल रहा है। ऐसे में कल के लिए भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, खासतौर पर पहाड़ी जिलों के लिए पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर डेंजर जोन है और जहां पर लैंडस्लाइड जोन है, जहां पर अधिकतर जो लैंडस्लाइड वो होता है, वहां पर जो है पहले से जेसीबी की तैनाती की गई है कि अगर रास्ता बंद होता है तो तुरंत जेसीबी जो इस रास्ते को जो है साफ कर सके और लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो अलर्ट हो गई। उन्होंने दावा किया कि वो अलर्ट है, अगर कहीं भी ऐसा रास्ता बंद होता है तो वो तुरंत इसकी सूचना जो है जेसीबी जिला प्रशासन को देंगे। जिला प्रशासन की टीम जो है जेसीबी को मौके पर बुलाएगी और तुरंत रास्ता साफ किया जाएगा। अगर इसके बावजूद अगर मान लो ज्यादा मलबा आता है या लैंडस्लाइड ज्यादा भारी मात्रा में होता है और ऐसे में जो मतदाता है मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे या पोलिंग बूथ तक, तो वो 30 जुलाई को जो मतदान है वो कर पाएंगे। इसके लिए उनके लिए जो व्यवस्था है, जैसे कि सी प्लान है, वो तैयार किया गया है ताकि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़े। क्योंकि हर बार देखने में ऐसा आता है कि 60 से 65% ही मतदान जो होता है वो होता है, लेकिन इस बार देखिए आपने देखा होगा 68% मतदान जो है पहले चरण में हुआ है और दूसरे चरण में भी मत प्रतिशत बढ़े। इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया है, आपदा प्रबंधन अलर्ट हो गया है और निर्वाचन आयोग भी अलर्ट हो गया है। कहीं पे भी अगर ऐसी कोई बात होती है, लैंडस्लाइड होता है, बारिश के कारण लोग नहीं जा पाते हैं, तो एक तो जेसीबी की तैनाती की जाएगी वहां तुरंत ताकि रास्ता साफ कर सके, और अगर फिर भी लोग वहां नहीं दे पाए मतदान कुछ लोग, तो वो 30 जुलाई को मतदान कर पाएंगे। और तो मैं कह सकती हूँ कि इस बार जो व्यवस्था थी वो काफी अच्छी थी और उम्मीद है कल भी जो व्यवस्था है वो अच्छी देखने को मिलेगी। बिल्कुल दीपिका, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जहां हल्द्वानी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी भी कर ली है। तो वहीं रामपुर रोड स्थित HN इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया जहां मतगणना भी होगी। वहीं SDM राहुल शाह ने आज कॉलेज जाकर इंतजामों का जायजा लिया। वहीं हल्द्वानी ब्लॉक में कुल 197 बूथ बनाए गए। अब तक 60 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा चुकी। सभी बूथों पर जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। में 197 हमारे मतदेय स्थल हैं, जिसके लिए 197 पोलिंग पार्टियों ने सामान प्राप्त कर लिया है। 60 से अधिक पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सभी समय के अंतर्गत रवाना हो रही हैं। सभी बूथों में जो भी आवश्यक व्यवस्था निर्वाचन से पहले की जानी है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सारे मतदेय स्थल में बूथ तैयार कर दिए गए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पौड़ी से 548 पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है और इस चरण में जिले के 540 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पौड़ी को और कोट विकास खंडों में मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थलों का दौरा भी किया। उन्होंने चुनाव की तैयारियों पर संतोष जताया और कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सही तरीके से हो। दूसरे चरण में पौड़ी, कोट, कलजी खाल समेत कई क्षेत्र हैं जिसमें मतदान होना है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के क्रम में पौड़ी विकास खंड में द्वितीय चरण में यानी 28 जुलाई 2025 को मतदान होना है, जिसके लिए हमने 27 जुलाई 2025 को अपनी पोलिंग पार्टीज को ब्लॉक मुख्यालय में बुला लिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमने 65 बूथ में पोलिंग पार्टियों को प्रातः 7 बजे से मतदान के लिए आवश्यक सामग्री एवं मतदान पेटियां वितरण करना सुनिश्चित किया था। और हमने लगभग 8 बजे से पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य स्थल पर रवाना करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लिया था। और वर्तमान में जो मुझे सूचना मिली है, इसमें लगभग 50 पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुंच चुकी हैं। में अभी हम लोगों के द्वारा कोर्ट ब्लॉक का भी निरीक्षण किया गया, जो पोलिंग पार्टीज़ का रवानगी है उसका जायज़ा लिया गया और साथ में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स को भी देखा गया। तो हमारी काफ़ी पार्टीज़ यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। इसी तरह से अभी हमने पौड़ी ब्लॉक में भी इंस्पेक्शन किया था, तो वहाँ से भी हमारी काफ़ी पार्टीज़ रवाना हो चुकी थी। उनके खाने पीने, वाहन आदि सबके इंतज़ाम पर्याप्त थे और सभी की रवानगी अभी चल रही है। और जैसे ही अब वो अपनी जगह पर पहुँचने लग जाएंगे तो इसकी भी रिपोर्टिंग हमारे कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराई जाएगी।
तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रामनगर से 133 पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई है। यहां बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य के लिए वोटिंग होने वाली है। कुल 134 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 20 संवेदनशील और 25 अति संवेदनशील हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। रामनगर में 76,848 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं प्रवासी मतदाता भी बड़ी संख्या में लौटे हैं और ईवीएम और जरूरी सामग्री सभी केंद्रों पर भेजी जा चुकी है। दुर्गम इलाकों में पोलिंग टीमें पहले ही पहुंचा दी गई थीं। आज हमारी 133 पोलिंग पार्टियां जाएंगी, जो अलग अलग स्थलों पे जानी है। 133 हमारे मतदान, 134 हमारे टोटल मतदान स्थल हैं और अभी 133 आज होनी है। एक हमारी कल रवाना हो चुकी है चुकम के लिए। हमारे जो हैं लगभग 25 ऐसे केंद्र हैं जो अति संवेदनशील में है और 20 केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील स्थल में है। दुर्गम क्षेत्र ऐसा हमारे पास कोई नहीं है, बस एक जो पाटकोट वाला हमारा है उदयपुरी चोपड़ा, और एक हमारा जो चुकम वाला एरिया था जिसमें हमने कल टीम रवाना कर दी है। तो वहीं तिरस्ते पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब खत्म हो गया है। टिहरी में जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के उम्मीदवारों ने घर घर जाकर वोट मांगे। गौसारी जिला पंचायत सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ताजवीर खातिन नकोट क्षेत्र से लोगों से मिल रहे हैं और सीट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सीट नरेंद्र नगर और टिहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए इस चुनाव में दोनों नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हम इस समय गौसारी जिला पंचायत सीट पर जिला पंचायत ये सीट है, इसमें 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कल सुबह जब मतदान शुरू होगा तो हम दिखा सकते हैं जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब सुबह उठेंगे तो ज़रूर जो है वो वोटिंग में जाएंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोग जो है वोट देंगे। विकास को लेकर वोट दिया जा रहा। तो गौसारी जो ये क्षेत्र है आज जरूर जो है धारिया किराए, कुछ गांव धारिया किराए के अंतर्गत आते हैं और कुछ गांव जो है टिहरी विधानसभा में आते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इस जो क्षेत्र है वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें कि सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री वो धारिया किराए क्षेत्र के कुछ गाँव उनके अंतर्गत आते हैं और कुछ टिहरी विधायक जो किशोर उपाध्याय जरूर है वो कुछ गाँव इस क्षेत्र में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय या सुबोध उनियाल की भी इस सीट पर जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना है आज जिला पंचायत सीट। मैं जगत तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। खबर दिनेशपुर से, जहां सौतेले पिता ने पिता और बेटी के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर नाबालिग बेटी को 6 महीने की गर्भवती बना दिया। सौतेला पिता चौरणपुर क्षेत्र में एक बगीचे में चौकीदार का काम करता है, जिसने एक तलाकशुदा महिला से शादी की, जिसकी 6 बेटियां हैं। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के पेट में दर्द होने लगा। जहां डॉक्टरों ने लड़की को 6 महीने की गर्भवती होने की पुष्टि की तो इस मामले में आसपास के लोगों ने बैठकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पूरी तो भैया गई है कि मुझे तो पागल कर दिया, मजा लेने वाले मजा ले रहे थे, जिंदगी खराब करी, मुझे तो पागल कर दिया। जिससे मजे ले रहे थे, मजे कर रहे थे, बच्चा पैदा करा, लेकर वहाँ पहुँच गए। मुझे क्या पता क्या करवाया, कैसा करवाया, मेरे तो दिमाग चला रखा बिल्कुल। ये हमें कम से कम 1 हफ्ता पहले से पता चल रहा था कि हमारे यहाँ चंदननगर ग्राम सभा में एक बगीचा है। बगीचा में ये लोग चौकीदारी में रहते हैं और ये जो एक विनोद नाम का सुनील नाम का व्यक्ति है और इसने एक मुस्लिम महिला के साथ शादी करी। उसके 4-5 बच्चे हैं। वो लखनऊ की रहने वाली है, गदरपुर ब्लॉक का। तो इसने हमें पता चला कि 1 हफ्ता पहले पता चला कि ये उसके पिताजी ने उस लड़की का प्रेग्नेंट कर रखा है। 4-5 महीने का बच्चा है। उसकी माँ ने अभी सबके सामने बोला है कि इसके पिताजी ने ही ये बच्चा बनाया है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इसने जो इतना घिनौना काम किया है इसको सजा मिले और ये जेल जाए। है ये तो मैं सुना हूँ, उससे क्या है, गहराई क्या है वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन कहीं ना कुछ इसमें इनपुट तो है ही। अपराध जगत में ये संबद्धता तो दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज समाज में इस तरीके की वैमनस्यता जो हो रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जो समाज को पुनः एक बार उठ खड़ा होना चाहिए। इन सब अपराधियों को निस्तारण के लिए या इनको कानूनी जो है शिकंज में कसने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अन्यथा इस तरह के अपराध जो है पूरे समाज को जकड़ लेगा
और समाज जो है छिन्न भिन्न की स्थिति में चला जाए। इस ये जो घटना हुआ ये बहुत ही निंदनीय अपराधी है और इनका जो है मैं बहुत हद तक उसे भर्त्सना करूँ। तो चले आगे बढ़ते बात रुड़की की करेंगे, जहां रुड़की के मगलौर इलाके में 16 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी ने खुले में तमंचे से 5 बार हवा में गोली चलाई। ये जगह टिकोला गांव के पास की है। लोगों का कहना है कि जो फायरिंग कर रहा था वो वहां का एक प्रधान हो सकता है। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है और कहा कि सही आरोपी को पकड़ा जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।